ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। स्टार्ट किया था एंटी मेटाबोलाइट से। इसमें हमने मेजर 2 क्लासेस देखी थी। एक तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, वो ड्रग्स जो जाकर फॉलिक एसिड को इनहिबिट कर रही थी, और दूसरी हमारे पास थी कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी। ठीक है, इसमें फिर हमने देखा था सल्फोनामाइड, और दूसरी ड्रग हमने देखी थी ट्राई मेथोप्रिम। ये तो हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। ठीक है, और अब आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फ्लोरोक्विनोलोन से है। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्विनोलोन्स क्या होती हैं और इसकी ड्रग एग्जाम्पल क्या है। इसकी ड्रग एग्जाम्पल में आती है नैलोडेक्सिक एसिड। ये बेसिकली प्रो टाइप ड्रग है, और अगर स्पेक्ट्रम पे हम बात करें इसकी, तो बेसिकली ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन रियरली बहुत यूज़ किया जाता है, इसको बहुत कम कर दिया गया है। वजह क्या है? इसकी 3 वजूहत हैं। एक तो ये कि इसकी पोटेंसी बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि अगर ब्लड कंसंट्रेशन की बात की जाए, यानी वो अमाउंट जो ड्रग की ब्लड कंसंट्रेशन में होनी चाहिए वो इतनी जा नहीं पाती, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं आता। तीसरी बात वही है कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि हमारे पास तो बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, ग्राम पॉजिटिव भी है, एटिपिकल भी है, सुडोमोनास भी है, स्टेप्टोकोकस भी है, तो इनके अगेंस्ट तो ये वर्क नहीं करती। तो इसीलिए इसमें क्विनोलोन्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई। कहाँ पर? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की गई। फिर हमने देखा एक और एक कैटेगरी ऑफ ड्रग हमारे पास आ गई मॉडिफाई होकर, जिसको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक हो गया। अब इसको स्टार्ट करने से पहले नैलोडेक्सिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं हम। मैकेनिज़म्स की बात करें तो हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारी ड्रग है वो बेसिकली डीएनए गायरेज एक एंजाइम्स होता है, उसको जाकर इनहिबिट करती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे ये समझाना पड़ेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको कि होता क्या है कि यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड थोड़ी टेढ़ी बन गई, वो होती है इस तरीके से, और यहाँ पे हेलिकेज जो है एक एंजाइम होता है, वो यहाँ से आता है और इसको अनकॉइल करता है। ठीक है, जब इसको अनकॉइल करेगा ना तो पीछे सुपर कॉइलिंग हो जाती है, यानी कि आप किसी भी तार को खींच रहे होते हैं तो पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ जाती है और सुपर कॉइलिंग हुई भी होती है। तो नॉर्मली मैं बात करी, नॉर्मली डीएनए गायरेज क्या करता है बैक्टीरिया का, वो इधर आकर, इसके तो पहले 2 यूनिट हैं, डीएनए गायरेज के 2 यूनिट है, एक ए और एक बी। ए का काम क्या होता है? ये कट करता है और सील करता है। ठीक है, ये जैसी डीएनए गायरेज यहाँ पे आएगा, ये इस सुपर कॉइलिंग को, जहाँ ये जो सुपर कॉइलिंग हुई है हमारी, उसको क्या करता है? कट करता है और सील करता है। और बी जो है वो यहाँ पे क्या करता है? ओपन करता है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करा देता है। क्या कराता है? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करा देता है।
तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे नैलिडिक्सिक एसिड देंगे ड्रग, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा डीएनए गायरेज पे, और डीएनए गायरेज जब यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा तो ये जो सुपर कॉइलिंग है, यहाँ पे जो उलझी हुई चीज़ें हैं, इसको तो कोई नेगेटिव कॉइलिंग करके इंड्यूस नहीं करा रहा है। तो जब ये इंड्यूस नहीं होगा तो हेलिकेज जहाँ तक कि इसने बढ़ना होगा ये बढ़ के अनवाइंड कर देगा, लेकिन पीछे जो डिस्टर्बेंस आई है वो तो वैसी रहेगी। तो उस नतीजे में क्या होगा कि ये जो डीएनए है वो अनफंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनफंक्शनल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है बैक्टीरिया फर्दर ग्रो अपना नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है नैलिडिक्सिक एसिड का। और हमारी जो ड्रग नैलिडिक्सिक एसिड है वो किसके अगेंस्ट वर्क करती है, ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बहुत गौर से समझ लें, क्योंकि यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आती है, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ग्राम नेगेटिव में यही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पॉजिटिव में थोड़ा बहुत चेंज है, वो भी मैं बताऊंगी कि कहाँ पे आके चेंज होती है। यहाँ तक की बात समझ आ गई? तो स्टार्ट लेते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सही, फ्लोरोक्विनोलॉन्स में हम जिस तरीके से सिप्रोफ्लॉक्सासिन सिफेलोस्पोरिन को हमने जनरेशन वाइज डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको मज़ीद जनरेशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं। फर्स्ट जनरेशन में आती है हमारे पास नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, इसके बारे में एक बात आपने ध्यान में रखना है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो पुअर है, पुअर एब्जॉर्प्शन है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत लीस्ट। सारी ड्रग जितनी भी आ रही है ना, इनके मुताबिक सबसे कम एब्जॉर्प्शन जो है ना वो नॉरफ्लॉक्सासिन की है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसको हम को से याद रखेंगे। को एजुकेशन होता है ना, को, इस तरीके से। तो को में सी से आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और ओ से आता है ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये याद करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर स्पेक्ट्रम पे हम इसकी बात करें तो ये जो है पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत अच्छा वर्क करती है ये ड्रग, और नेगेटिव में भी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव में नहीं करती, ग्राम नेगेटिव में भी कर रही होती है। सही, पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एटिपिकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये बहुत ज़बरदस्त है, और सुडोमोनास के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे हो गई सेकेंड जनरेशन ख़त्म। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास है लीवोफ्लॉक्सासिन, और क्या है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और जैमीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, और इसके अलावा है डेलाफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब अगर इनकी स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो बेसिकली ये जो है ये भी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट अच्छी वर्क करती है। ठीक, इसके अलावा स्टेप्टोकोकस के अगेंस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा मेसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफेलोकोकस ओरियस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ ये कि एनारोब्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे आ गई जनरेशन वाइज, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, और इनकी स्पेक्ट्रम। अब अगर हम मैकेनिज़्म पे बात करें इसकी, तो ओवरऑल सारी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स की जो जितनी भी हैं सारी ड्रग की सेम है। ठीक है, मैं एक ही दफ़ा बताती हूँ, ये सारे में अप्लाई करेंगे हम। ठीक, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो ग्राम नेगेटिव भी कैपेसिटी रखती है और ग्राम पॉजिटिव भी। तो जो ग्राम नेगेटिव है उसमें तो आपको पता है कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कि ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करी। किसको? डीएनए गायरेज को इनहिबिट करिए। ठीक, होता ये है कि जब स्टैंड बन रही होती है ना इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे जब हेलिकेस ने अपना काम दिखा दिया है, एक्शन कर लिया है, थोड़ा बहुत अनवाइंड किया है इसने, अनवाइंड हो रही है और पीछे सुपर कॉइलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आके हमने डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर दिया।
जब डीएनए गायरेज से इनहिबिट होगा तो यहाँ पे कट और सील नहीं होगा, कट और सील नहीं होगा तो जो सुपर कॉइलिंग है वो ऐसी ही रह जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हेलिकेस है, यहाँ पे जब ये अनवाइंड हुआ है तो यहाँ पे दो डॉटर डीएनए बन गई ना रेप्लिकेशन के लिए, तो इनको भी स्टैंड को भी अलग होना होता है, सेपरेट होना होता है। तो यहाँ पे जो एक एंजाइम होता है, नॉर्मली बात कर रही हूँ अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी ड्रग की नहीं बता रही, नॉर्मली क्या होता है टोपोआइसोमेरेज 4 होता है जो कि ये कर रहा होता है कि इसको सेपरेट आउट कर रहा होता है, इस स्टैंड को क्या कर रहा होता है, सेपरेट आउट करता है। फर्दर ये स्टैंड जो है वो न्यू क्या करती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करती है। इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो मल्टीपल रेप्लिकेशन करते जाता है और अपनी ग्रोथ बढ़ाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारी जो ग्राम पॉजिटिव हैं उसमें क्या इसका मैकेनिज्म है, मैंने आपको बताया था ना, डीएनए ग्राम नेगेटिव में यही होगा, सेम नैलिडेक्सिक एसिड वाला मैकेनिज्म अप्लाई होगा। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में थोड़ा सा ये होगा कि ये टोपोआइसोमेरेज जो हमारे पास है, टोपोआइसोमेरेज 4, उसको इनहिबिट कर देगी। जब ये ड्रग आकर यहाँ बाइंड होगी और इसके प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी तो जाहिर सी बात है ये जो डॉटर डीएनए है वो सेपरेट होकर रेप्लिकेट आगे नहीं कर पाएगी, तो ये चीज़ वेस्ट हो जाएगी, वही बात है अनफंक्शनल रह जाएगी और हमारा एम अचीव हो जाएगा, सही। अब अगर हम बात करें यूजेस पे और साइड इफ़ेक्ट्स पे तो हम इसको कंपैरिजन वे में देख लेते हैं ताकि आसानी हो हमें याद करने में भी, ठीक है। तो हम ड्रग देखेंगे, ठीक, फिर इसकी यूजेस देखेंगे। यूजेस तो वैसे मैंने बता दिए है ओवरऑल, फिर से बता दूंगी, और साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिप्रो की, सिप्रो जो है वो बेसिकली यूटीआई में ज़बरदस्त इसका इफेक्ट देखा जाता है, ये यूटीआई में यूज़ होता है। इसके अलावा ट्रैवलर डायरिया जो होता है उसमें भी यूज़ किया जा सकता है इसको, ठीक। इसके अलावा टाइफाइड में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंथ्रेक्स में भी और सूडोमोनास में भी, ठीक हो गया। और अगर साइड इफ़ेक्ट पे हम बात करें तो ये टेंडन रप्चर करता है और क्यूटी प्रोलॉन्ग कर देता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाती है। इसके अलावा डेजीनेस होता है, इसके अलावा डायरिया, ठीक है। ये आ गई सिप्रो की यूजेस और साइड इफ़ेक्ट। अब हम देखते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन की। तो लीवो में क्या होता है कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, सही, कैप के अगेंस्ट। और अगर साइड इफ़ेक्ट देखें तो वही सेम साइड इफ़ेक्ट, टेंडन रप्चर हो जाएंगे, बहुत रेयर है, ठीक है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और इसके अलावा हल्का सा माइल्ड सा ब्लड शुगर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की तो ये भी बेसिकली कम्युनिटी एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा जब मैंने आपको टीबी पढ़ाया था तो टीबी में भी ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में यूज़ होती थी ड्रग, ठीक है। इसके अलावा इसका भी प्रोलॉन्गेशन, और इसके अलावा न्यूरोपैथी, और हाँ, इसका एक और एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब इसको यूटीआई में नहीं यूज़ किया जाता, वजह ये है कि ये वाहिद ड्रग है जो कि
हेपेटिक मेटाबोलाइज हो रही होती है, मतलब हम जब ड्रग लेते हैं ना तो ड्रग जो है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन ये सारी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन ये ड्रग क्या करती है जाके हमारे लिवर में चले जाती है। जब लिवर में चले जाती है तो वहाँ पे ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट इसमें होता है और फिर ये हमारे किडनी से इसकी एक्सक्रीशन हो नहीं रही होती है, तो इस वजह से ये यूटीआई में नहीं यूज़ की जाती। ठीक है, याद रखना ये यूटीआई में नहीं यूज़ की जाती। इसके अलावा हमारे पास एक और एक ड्रग है जेमिफ्लॉक्सासिन। ये भी हमारे पास सेम कम्युनिटी एक्वायर्ड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट में अगर हम देखें तो रैशेस है, डायरिया है और इसके अलावा टेंडन रप्चर इसमें भी है। ज़्यादातर आप देखेंगे टेंडन रप्चर और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन इसमें हो रही है, बहुत रेयरली है लेकिन देखी जा रही है। ठीक है, जब डोज जो है वो एक्सीड हो जाए, वो ज़्यादा अमाउंट में ली जाए तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और एक आखिरी ड्रग है डेलाफ्लॉक्सासिन, जो कि स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में। और इसके अलावा मैसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफेलोकोकस ओरियस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वही टेंडन रप्चर, न्यूरोपैथी और डायरिया, सही, और सीएनएस पे इसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती क्या है, सही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सिंपल याद रखना है कि वो डीएनए गायरेज को भी इनहिबिट करेगी और साथ में टोपोआइसोमेरेज 4 को भी इनहिबिट करेगी। फिर हमने देखा कि जनरेशन वाइज 1 2 3 है और इसके स्पेक्ट्रम क्या है और इसकी यूजेस क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। दैट्स ऑल।